हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसका चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की यानी जो भी हिंदी इंग्लिश मिक्स की पीडीएफ होंगी उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो डी फार्म फर्स्ट ईयर वाला यानी सिलेबस था मेरा वो थोड़ा सा पीछे चल रहा था, तो दोस्तों उसको कवर करने के लिए यानी आपकी लॉन्ग वीडियो तैयार कर रहे हैं अब हम, और उसके बाद जो भी आपका थ्योरी होगा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, यानी आप बार बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो मेरा थ्योरी लिखा हुआ है वह बहुत ईजी तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है तो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो अच्छे से आप यानी उसमें नॉलेज को गेन कर सकते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम में उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर को हमने लगाया हुआ है, तो अगर आप एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर को बनाते रहेंगे इससे जो है आपकी कॉपी भी फिल होती रहेगी और उसके बाद इफेक्ट भी बढ़ता रहेगा। तो इसमें बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन और टिश्यू का एक नेटवर्क होता है जो ब्रीदिंग यानी सांस लेने में हेल्प करता है। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम वह होता है जो सांस लेने में यानी हेल्प करे, उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाएगा। और यह हमारी बॉडी पार्ट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल में जो भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल रूप से एक्सटर्नल रूप से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, उसमें भी आपका रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है यह हेल्प करता है और हमारी बॉडी की सेल्स को O2 यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। यानी हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का वर्क भी आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम करता है। तो दोस्तों, आपने थोड़ा सा इंट्रो देखा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी हमारी ब्रीदिंग को लेने में हेल्प करता है, बॉडी के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें ये हेल्प करता है और उसके बाद हमारी बॉडी के सेल्स को O2 प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। फिर बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होता है। देखिए दोस्तों, यह वह ट्रैक बनाता है जिसके माध्यम से एयर नोज से लंग्स तक जाती है। रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होगा? यानी ये वह ट्रैक होता है जिसके माध्यम से जो एयर होती है वह नोज से लंग्स तक जाती है, तो ये आपका होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक। और उसके बाद ब्रीदिंग यानी CO2 को बाहर निकालना और उसके बाद O2 को अंदर ले जाने की प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आपका सिंपल सा इंट्रो था जिसको आप पढ़ सकते हैं, यानी इंट्रो के रूप में कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, तो दोस्तों उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ेंगे, यानी जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए गए होंगे। तो इसमें आपके एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ पार्ट होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के, वह कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका नोज़ आ गया, फेरिंग्स आ गया जिसको थ्रोट कहा जाता है, और उसके बाद लेरिंग्स आ गया जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है जहाँ से वॉइस निकलती है, और उसके बाद ट्रेकिया, विंड पाइप जिसको कहा जाता है, और इसमें आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट में ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स भी आते हैं, लंग्स आएगा, एल्वियोली आएंगी, जो आपकी एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये इसके होते हैं पार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम के। तो इन पार्ट को आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर, फिर इनकी थ्योरी डिफाइन करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनका जो है थ्योरी डिफाइन करने के बाद स्ट्रक्चर बना देंगे, तो आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन अगर पूछेगा एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो पहले आप रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिफाइन कर देंगे, फिर इनका इस प्रकार से जैसे नोज हो गया, आपका फेरिंग्स हो गया, और उसके बाद लेरिंग हो गया, और उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, लंग्स और एल्वियोलाई जो होती हैं उनके आप नाम लिख देंगे। फिर दोस्तों, इसमें हमने स्ट्रक्चर को दिखाया है कि किस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे अपने एग्जाम के अंदर, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप दिखाएंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये वाला स्ट्रक्चर होता है।
तो दोस्तों इसमें आप फेनिंग्स, एल्वुलाई, राइट लंग को दिखाएंगे, लेफ्ट लंग को दिखाएंगे, ट्रेकिया, नोज हो गया, इन सब को स्ट्रक्चर के अंदर आप दिखाएंगे। और अगर आप इसको ड्रा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ड्रॉ करने के लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर स्क्रीन पर लगाया है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आप रिस्पायरेटरी सिस्टम के डेफिनेशन लिखेंगे और कौन कौन से पार्ट होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो भाग लेते हैं, यानी जो पार्ट्स होते हैं उनको आप लिखेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर को आप बना देंगे और इसमें जो है नोज लिखा हुआ है, इसमें फेनिंग्स लिखा हुआ है, लैरिंग्स लिखा हुआ है, ट्रेकिया दिखाया हुआ है, लंग्स दिखाए हुए हैं, जो आपके ब्रोंकियोल्स होते हैं उनको दिखाया है और एल्वुलाई को दिखाया हुआ है इसके अंदर। तो इसी स्ट्रक्चर को आप ड्रा कर सकते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर हमने आपकी 3D के लिए, यानी किस प्रकार से इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रिंटिंग टाइप में इसको दिखा दिया। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं। फिर बात करेंगे आपका जो फर्स्ट पार्ट था नोज़, यानी नोज़ क्या होता है, इसकी क्या एनाटॉमी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों नोज़ फोरहेड एंड अपर लिप के मध्य में प्रेजेंट होता है, यानी जो हमारा माथा होता है और जो हमारे अपर लिप होते हैं उनके बीच में नोज़ प्रेजेंट होता है। और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का फर्स्ट ऑर्गन है। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसका फर्स्ट ऑर्गन है जो सांस के लिए एयर को प्राप्त करता है, यानी जो सांस होती है, सांस लेने के लिए बाहर से एयर को प्राप्त करना, ये नोज़ का वर्क होता है। और नोज़ के छिद्रों में एयर इंटर करती है और नोज़ के छिद्रों में हेयर होते हैं जो एयर के साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल आते हैं उनको बॉडी के अंदर इंटर करने से रोकने का वर्क करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ नोज़, यानी नोज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका हो गया एक्सटर्नल, जिसको कहा जाता है, जो आपका एक्सटर्नल होता है उसको नोज़ कहा जाता है। और उसके बाद इंटरनल, जिसको नेज़ल कैविटी कहा जाता है। तो दोस्तों नोज़ एक बोनी पार्ट होता है जो फ्रंटल और नेज़ल और जो आपकी नेज़ल मैक्सिले बोन होती है उससे मिलकर बना होता है जो नोज़ होता है। यानी इसमें फ्रंटल बोन होती है, नेज़ल मैक्सिले बोन होती है, तो इससे मिलकर बनी होती है बोन। और जो नेज़ल कैविटी होती है वह लार्ज इर्रेगुलर शेप की कैविटी होती है जो उसके बाद यानी जो सेप्टम के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड होती है। यानी सेप्टम एक बीच में पार्ट होता है, एक लेयर होती है, उसके द्वारा जो है हमारा नोज़ के अंदर का पार्ट होता है वह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो दोस्तों यानी ये किसके द्वारा डिवाइड होता है, जो आपका सेप्टम होता है उसके द्वारा ये डिवाइड होती है, जो आपकी नेज़ल कैविटी होती है। फिर फंक्शन क्या होते हैं, एयर को फिल्टर करने का वर्क करती है नोज़ साउंड को यानी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया एंड वायरस से प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, जो आपकी यानी फर्स्ट वाला पार्ट है नोज़। तो दोस्तों नेज़ल कैविटी देखिए इस तरीके का हमने बनाया हुआ है, यानी आपका स्ट्रक्चर स्क्रीन पर लगाया हुआ है। तो अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अदर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देंगे, उसमें दिखा देंगे आंसर के अंदर। जो आपको इजी स्ट्रक्चर लगे वो आप ड्रा कर लेंगे, 2-3 स्ट्रक्चर को आप ड्रा कर लेंगे पूरे आंसर के अंदर, तो इतने में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों फेनिंग्स के बारे में, यानी जो फेनिंग्स होता है, फेनिंग्स जिसको कहा जाता है थ्रोट, एक फनल शेप की एक नली होती है जो आपकी ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट से इंटरनल पार्ट और लैरिंग्स के एंटीरियर पार्ट तक फैली हुई होती है। यानी जो ईसोफेगस होता है वहाँ के पोस्टीरियर पार्ट और इंटरनल पार्ट से जो लैरिंग्स के एंटीरियर पार्ट होते हैं वहाँ तक ये फैली हुई होती है। जो फेनिंग्स होती है ये स्केलेटल मसल की बनी हुई होती है। दोस्तों अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है और ओरल कैविटी एंड नेज़ल कैविटी को ज्वाइन करने का वर्क करता है और ये ऑर्गन के साथ मिलकर स्पीच में भी हेल्प करता है, यानी बोलने में भी ये हेल्प करता है जो फेनिंग्स होता है। तो दोस्तों जो आपका फेनिंग्स होता है देखिए इसमें हमने दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। इसमें फेनिंग्स यहाँ पर होता है जो आपका यानी जो आपका लैरिंग्स होता है उसके यानी जो आपका एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ से यानी वहाँ तक होता है आपका, जहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट होता है वहाँ तक इसका पार्ट फैला हुआ होता है। इसमें हमने लिखा हुआ भी है दोस्तों, जो आपका ईसोफेगस होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से और एंटीरियर पार्ट से लैरिंग्स के एंटीरियर पार्ट तक फैली हुई होती है जो आपकी फेनिंग्स होती है।
फिर बात करते हैं लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स क्या होता है? ये आपका ट्रेंगुलर चैम्बर टाइप का एक, यानी जो ट्रेंगुलर जिसके ट्राइएंगल होते हैं दोस्तों, उसको ट्रेंगुलर कहा जाता है। ये ट्राइएंगुलर चैम्बर टाइप का होता है और नेक के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। जो गर्दन होती है तो दोस्तों उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये ईयर को लंग्स के पास होने की परमिशन देता है। जो भी एयर आती है, नोज से एयर आती है, उसको लंग्स तक पहुंचने के लिए, पास होने के लिए ये परमिशन देता है। और इसकी यानी फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? जो आपके पार्ट हैं, हमने बताया रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो भी पार्ट, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होता है, पूरा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है? ये साउंड को प्रोवाइड करने का हेल्प करता है और ये साउंड की टोन को जो है मेंटेन करने का वर्क करता है और ये एयर को फिल्टर करने का वर्क करता है और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है, जो आपका लैरिंग्स होता है। तो दोस्तों इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, 3D स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार का, यानी इस टाइप का आपका लैरिंग्स होता है। और उसके बाद बात करते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? देखिए दोस्तों, ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है क्योंकि ये एयर पास करने में हेल्प करता है। जो ट्रेकिया होता है ये एयर पास करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको विंड पाइप कहा जाता है। और ये 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस पाथवे होता है। लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है ट्रेकिया की? 10 से 11 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और जो लैरिंग्स का एंड पार्ट होता है वह ट्रेकिया का स्टार्टिंग पार्ट होता है। दोस्तों अभी इससे पहले हमने लैरिंग्स बताया, तो दोस्तों लैरिंग्स जहाँ पर भी यानी समाप्त होता है, ख़त्म होता है, वहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया में 16 से 20 तक जो है सी शेप्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। जो ट्रेकिया होता है ये लगभग इसमें 16 से 20 सी टाइप के यानी शेप में स्ट्रक्चर से बनकर यानी मिला दिया जाए तब उस प्रकार से आपका मिलकर बना हुआ होता है आपका जो ट्रेकिया होता है। 16 से 20 ये आपके सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको अगर मिलाते जाओगे तो ट्रेकिया का निर्माण हो जाता है। ट्रेकिया 3 टिश्यू की लेयर से कवर्ड होता है। एक होता है आउटर लेयर। ये लेयर जो आपकी आउटर लेयर होती है ट्रेकिया की, ये लेयर आपकी फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। यानी ट्रेकिया की जो आउटर लेयर होती है वह इलास्टिक या फाइबर लेयर से बनी होती है, जो फाइब्रस लेयर होती है। और उसके बाद मिडल लेयर, यानी ये लेयर कार्टिलेज टिश्यू से बनी होती है, जो बीच वाली लेयर होती है। और ट्रेकिया की जो इनर लेयर होती है, ट्रेकिया की इनर लेयर जो होती है वह एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। फिर फंक्शन क्या होते हैं ट्रेकिया के? ये एयर को वार्म और फिल्टर करने का वर्क करता है, यानी गर्म करने का वर्क करता है और उसको फिल्टर करने का वर्क करता है ट्रेकिया। और ये बैक्टीरिया एंड वायरस से लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क भी करता है, जो ट्रेकिया होता है। तो दोस्तों हमने बताया सी टाइप के यानी स्ट्रक्चर को मिलाते जाएंगे तो ट्रेकिया का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों यही आपका होता है। बीच में देखिए स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये आपका ट्रेकिया होता है। फिर बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा लंग्स के बारे में टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा यानी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद जो भी इसमें टाइप्स दिए गए उन सब टाइप्स को पढ़ना होगा, जितना स्ट्रक्चर है उनको पढ़ना होगा। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। थ्योरी मेरा इजी लिखा हुआ है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी ट्रेकिया जहाँ पर आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसे ब्रोंकाई कहा जाता है। यानी अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, देखो ये ट्रेकिया जो है ये 2 पार्ट्स में जाकर डिवाइड हो गया, तो दोस्तों इसी को कहा जाता है ब्रोंकाई। और ये ट्रेकिया से आने वाली एयर को लंग्स तक पहुंचाने का वर्क करते हैं, जो आपकी ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई। और स्ट्रक्चर इनका क्या है? देखिए ब्रोंकाई जो होते हैं वह कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। और राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में थोड़ा डिफरेंट होता है। जो राइट ब्रोंकाई होती है वह लेफ्ट ब्रोंकाई से थोड़ी छोटी होती है, यानी जो राइट वाली ब्रोंकाई होगी वह थोड़ी छोटी होगी और जो लेफ्ट वाली होगी वह राइट से थोड़ी सी बड़ी होगी। और ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद विभिन्न शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है।
दोस्तों पहले तो आपका जो ट्रेकिया है वह 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद जो ब्रोंकाई है यानी जो ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसको ब्रोंकाई कहा गया। फिर ब्रोंकाई अदर शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, अदर पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और फंक्शन क्या होते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के, यानी ये एयर के लिए वे प्रोवाइड करते हैं यानी रास्ता प्रोवाइड करते हैं, और ये एयर को बार में यानी गर्म बार नम रखने में हेल्प करते हैं, और ये एयर को फिल्टर करते हैं। जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये एयर को फिल्टर रखने में भी हेल्प करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, उसी तरीके का वही स्ट्रक्चर लगाया है, तो आप स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे उसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को दिखा देंगे। फिर बात करते हैं लंग्स, जिनको कहा जाता है फेफड़े। तो दोस्तों जो लंग्स होते हैं, लंग्स थोरेसिक कैविटी के 2 कोन शेप में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो थोरेसिक कैविटी होता है उसमें ये 2 कोन शेप में प्रेजेंट होते हैं, जो हार्ट और मेडिस्टिनम के स्ट्रक्चर से अलग होते हैं। जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है और जो मेडिस्टियम का स्ट्रक्चर होता है उससे अलग होते हैं। और ये जो आपके लंग्स होते हैं एक डायफ्राम पर टिका होता है, एक बेस होता है उस पर ये लंग्स टिके हुए होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके लंग्स, यानी लंग्स आपके 2 कोन शेप में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ये हार्ट और जो मेडिस्टिनम का स्ट्रक्चर होता है उससे ये अलग होते हैं और एक डायफ्राम पर टिके होते हैं। इनका बेस यानी डायफ्राम पर टिका हुआ होता है लंग्स का। फिर लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इट हैव द फॉलोइंग पार्ट, यानी लंग्स में फॉलोइंग पार्ट होते हैं, जैसे आपका एपेक्स हो गया। लंग्स का जो अपर पार्ट होता है उसको एपेक्स कहा जाता है, यानी जो भी लंग्स होते हैं उनका जो अपर पार्ट होता है उनको क्या कहा जाएगा, एपेक्स। और बेस यानी लंग्स का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उसको बेस कहा जाता है, यानी लंग्स का जो बेस होता है वह कॉनकेव एंड सेमिलुनर शेप का होता है। कॉनकेव शेप का होता है, थोड़ा सा मोटा टाइप में नीचे की तरफ से होगा, वह आपका कॉनकेव शेप में होता है। और उसके बाद कोस्टल सरफेस, यानी लंग्स में जो मिडल पार्ट होता है वह कोस्टल सरफेस कहा जाता है, यानी जो मिडल पार्ट होगा लंग्स का उसको कोस्टल सरफेस कहा जाएगा। और इसके फंक्शन ये वेन से बने स्मॉल ब्लड क्लॉट को फिल्टर करते हैं, यानी जो भी वेन के द्वारा स्मॉल जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं उसको फिल्टर करने का वर्क करते हैं। और ये हार्ट के लिए एक सॉफ्ट प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। जो हमारा हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लंग्स होते हैं एक लेयर को तैयार करते हैं, ये इनके हो गए फंक्शन। तो दोस्तों लंग्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लंग्स के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, यानी ऊपर जो आपका नोज था, फिर फेर्निंग्स था, लैरिंग्स था, ट्रेकिया हो गया, जो एल्वुलाई हो गई, यानी उसके बाद जो आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हो गई, ये सब आकर लंग्स में मिलती हैं। हमने आपको बताया नोज से लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के सिस्टम को जो भी पार्ट भाग लेते हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों इसको आप स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। फिर 3D स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप अपनी कॉपी में इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, और इस वाले को हमने नॉलेज पर्पज से यानी बना दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें हमने पार्ट को दिखाया है, एपेक्स पार्ट हो गया, कोस्टल सरफेस हो गई, उसके बाद इसका जो बेस होता है किस टाइप का होता है दोस्तों इसको हमने दिखाया हुआ है। फिर बात करेंगे एल्वुलाई, यानी एल्वुलाई किस तरीके की होती हैं। देखिए जो छोटी छोटी पार्ट निकले हुए हैं ये आपकी एल्वुलाई हैं। तो दोस्तों एल्वुलाई एक होलो कैविटी होती हैं जो लंग्स में पाई जाती हैं, और एल्वियोलर मेंबर जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन एक स्थल है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज ब्लड के साथ में होता है। यानी यहाँ जो आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और उसके बाद ये जो आपका कोलेजन फाइबर होता है और जो इलास्टिन फाइबर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपको लिखना है कोलेजन फाइबर, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इलास्टिन फाइबर से बनी हुई होती है। और ये ह्यूमन लंग्स में 3 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं। जो ह्यूमन लंग्स होता है उसके अंदर लगभग 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होंगी। और उसके बाद इसके फंक्शन, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, और ये माइक्रोब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी जो भी यानी बैक्टीरिया वायरस अगर इंटर करेगा उसके प्रति जो है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं जो एल्वुलाई होती हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये आपका यानी जो भी टॉपिक था, यानी जितने भी टॉपिक आपके यानी उसमें पूछे गए थे आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में, उनको हमने यानी थोड़ा थोड़ा थ्योरी और स्ट्रक्चर में डिफाइन किया। और दोस्तों आप अगर इनकी थ्योरी को अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी और अच्छे से आप प्रिपरेशन इसकी कर पाएंगे। फिर आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है, यानी जो आप सिलेबस आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, उसमें आपका दिया गया है रेगुलेशन मैकेनिज़्म और रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन की जो भी मैकेनिज़्म होती है उसको आपको लिखना होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके यानी सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है तो आपको पढ़ना होता है। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा एयर लंग्स के अंदर जाती है एंड एयर लंग्स से बाहर आती है, जिसे ब्रीदिंग कहा जाता है। यानी जो एयर होती है वह लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स से बाहर आती है, जिसको ब्रीदिंग कहा जाता है। और यह एक सिंपल ऑक्सीजन लेने और CO2 को बाहर निकालने की प्रोसेस होती है, जो आपका रिस्पायरेशन होता है। और दोस्तों ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को यानी इसको एटमॉस्फेयर से ऑब्टेंड किया जाता है, जो हमारा वातावरण है वहाँ से ऑक्सीजन को लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसको ह्यूमन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसका यूज करके प्लांट अपना जो भी रिएक्शन होता है प्लांट के अंदर अपना खाना तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट यूज़ करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपको सिंपल सा पढ़ना है कि किस प्रकार से यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और किस प्रकार से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यही सब प्रोसेस होता है आपका यानी मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें लिखा हुआ है 2 फेसेस ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस, यानी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है उसके 2 फेस होते हैं। तो कौन कौन से फेस होते हैं? पहला फेस होता है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, जिसको इंस्पायरेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के कॉन्ट्रैक्शन से जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका साइज बढ़ जाता है, जो यानी जिस पर लंग्स यानी रखे हुए होते हैं, जिसका बेस होता है डायफ्राम, और एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से, यानी जो लंग्स के जो इंटरकोस्टल होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका साइज बढ़ जाता है। और यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके द्वारा फ्रेश एयर जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है वह लंग्स में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना इनहेलेशन क्या होता है, यह एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो फ्रेश एयर होगी वह लंग्स में प्रवेश करेगी। और उसके बाद एक्सपायरेशन, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है आपकी यानी पैसिव प्रोसेस होती है ये वाली, जिसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स से बाहर निकाला जाता है एक्सपायरेशन के द्वारा। यानी एक्सपायरेशन मेथड के द्वारा जो लंग्स होगा, लंग्स से ऑक्सीजन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह बाहर निकलती है। और जो आपका इनहेलेशन जिसको इंस्पायरेशन कहा जाता है, इसके द्वारा क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी ऑक्सीजनेटेड जो एयर होगी वह लंग्स में प्रवेश करती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिए गए इसलिए इनको कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं हैं। फिर बात करते हैं रिस्पायरेशन, जो आपका रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है और जो कैपेसिटी है उसके बारे में बात करते हैं। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम यानी लंग्स की वॉल्यूम को रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है, यानी जो भी लंग्स की वॉल्यूम होती है उसको रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है। यह बताता है कि एक रिस्पायरेटरी साइकिल के दौरान हमारे लंग्स में कितनी एयर अंदर गई और कितनी एयर बाहर गई, इसी को रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है। कि अगर कोई भी रिस्पायरेटरी यानी साइकिल चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, तो दोस्तों कितने टाइम में हमारे लंग्स के अंदर कितनी ऑक्सीजन गई, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, तो दोस्तों यही प्रोसेस आपकी होती है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। एक एडल्ट मैन में लंग्स कैपेसिटी जो होती है वह 6 लीटर एयर होती है, यानी जो लंग्स होते हैं वह 6 लीटर एयर तक को यानी स्टोर कर सकते हैं जो लंग्स होते हैं। और रिस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, देखिए दोस्तों, यह वह कैपेसिटी होती है कि हमारे लंग्स कितनी एयर को कैरी कर पाते हैं, यानी पर्सन की रिस्पायरेटरी कैपेसिटी एज सेक्स बॉडी
और जो यानी उसकी बॉडी बिल्डिंग होती है, किस प्रकार से उसकी बॉडी है, एंड फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। यानी अगर किसी की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसके जो लंग्स होंगे तो दोस्तों ज़्यादा एयर को कैरी नहीं कर पाते हैं। और एज पर भी डिपेंड करता है, यानी जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसमें जो लंग्स होते हैं वह अच्छे से वर्क करते हैं तो वह ज़्यादा एयर को कैरी कर लेते हैं, यानी रख लेते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके लंग्स इतने प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो दोस्तों लास्ट के आपके टॉपिक थे जिनको हमने कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।